ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष पर। अगर दोस्तों आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल या एसएससी जीडी इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लगातार हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लगभग 4 वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, मध्यकालीन भारत के इतिहास के नाम से चैनल में प्लेलिस्ट बनी है और उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों अब हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य को। तो मुगल साम्राज्य में हम लोगों ने देखा कैसे मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है, बाबर इसका संस्थापक होता है और बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोगों ने चर्चा किया और उसे काफ़ी अच्छे से पढ़ा। उम्मीद करता हूं अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको सारी चीज़ें याद होंगी। उसके बाद हम लोगों ने हुमायूं को पढ़ा। हुमायूं कैसे बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है, फिर कई युद्धों का सामना करना पड़ता है। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने हुमायूं को पढ़ा था, किस तरह से वो बिलग्राम के युद्ध के बाद दिल्ली आगरा को छोड़कर सिंध जाता है और दिल्ली पे किसका शासन हो जाता है, शेरशाह सूरी का, और सूरवंश की स्थापना होती है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरवंश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो अगर दोस्तों आपको लग रहा है ना कि सच में इस चैनल पे मेहनत की जा रही है, अगर हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा सच में मेहनत की जा रही है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिए। और अगर मेहनत में कहीं आपको कमी दिख रही है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस मेहनत को उस मुकाम तक ले जाएं जहां तक इसका पीक बिंदु है। और आप भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके यूट्यूब परिवार का सदस्य बनिए और आप भी मेहनत करने का संकल्प लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब परिवार का आप सदस्य बनेंगे तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस यूट्यूब परिवार को इसकी बुलंदियों तक ले जाने के लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेहनत करेंगे, क्योंकि आप अपने एक तरह से करियर को लेके सीरियस हैं, तो आप मेहनत ज़रूर करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि लगातार जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपके एग्जाम से संबंधित एक भी पॉइंट बाहर नहीं है। अगर इन वीडियो में से, इन टॉपिकों में से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, 3 ही बिंदुओं में से कोई ना कोई क्वेश्चन टपकेगा आपके एग्जाम में। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरवंश को। देखते हैं सूरवंश की स्थापना कैसे होती है, कौन करता है। तो सबसे पहले सूरवंश की टाइम पीरियड को हम लोग देखेंगे तो कितना 1540 से 1555 ईस्वी तक रहता है। एक छोटा सा कार्यकाल, एक तरह से कहें तो लगभग 15 साल तक सूरवंश का शासन चलता है। लेकिन इसके कुछ घड़ियाल शासकों की वजह से हुमायूं फिर से किस तरह 1556 ईस्वी में अपने एक स्वतंत्र राज मुगल का फिर से स्थापना कर लेता है। तो हम लोग सारी चीज़ें इस वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपको ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो देखिए सूरवंश का संस्थापक कौन था, शेरशाह सूरी था। कौन था, शेरशाह सूरी था। तो शेरशाह सूरी से संबंधित देखते हैं कि इसका जन्म कब हुआ था। तो 1472 1486 2 डेट आपको देखने को मिल रही होगी कि शेरशाह सूरी के जन्म से संबंधित 1472 और 1486 ईस्वी मैंने लिखा है। तो शेरशाह सूरी के जन्म में इतिहासकारों में कन्फ्यूजन है। कुछ इतिहासकार जैसे परमात्मा शरण का मानना है कि शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था, 1472 ईस्वी में। लेकिन जबकि डॉक्टर के आर कानगो के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था, 1486 ईस्वी में। कब हुआ था, 1486 ईस्वी में। फिर से देख लीजिए कि 1472 में किसके अनुसार होता है, परमात्मा शरण के अनुसार, और 1486 में किसके अनुसार होता है, तो डॉक्टर के.आर. कानगो के अनुसार। हम लोग इस पॉइंट में उसको मेंशन किया है, आपको आगे भी देखने को मिलेगा, तो ये आप जानकारी में रखिए। इनके पिता का नाम क्या था, हसन खां था।
शेरशाह सूरी के पिता का क्या नाम था? हसन खां था। और बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। तो ये तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है कि शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? तो क्या नाम था? फरीद खां नाम था। फिर अगला पॉइंट है सूरवंश से कि सूरवंश का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था। कौन था? शेरशाह सूरी था। तो एग्जाम में आपके बार बार क्वेश्चन बनता है कि सूरवंश का संस्थापक कौन था? तो सूरवंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था। कब स्थापना किया? तो 1540 ईस्वी में। फिर देखिए अगला पॉइंट है कि डॉक्टर KR कानूगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर, किसके? हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ। तो अभी आपको हमने बताया कि डॉक्टर KR कानूगो के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? 1486 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान में। किसके यहाँ हुआ था? तो इब्राहिम के पुत्र हसन खां के यहाँ हुआ था। अगला पॉइंट है कि जबकि इतिहासकार परमात्मा शरण का मानना है कि शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 ईस्वी में हुआ था। तो देख रहे हैं कि लगातार इतिहासकारों में मतभेद है कि शेरशाह सूरी के जन्म को लेके कन्फ्यूजन है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रेयर केस में बनता है। अगर बनता भी है तो इतिहासकार का नाम देगा। जैसे पूछ लेगा आपसे कि KR कानूगो के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1886 में। या ये भी दे सकता है कि इतिहासकार परमात्मा शरण के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ? तो 1472 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला पॉइंट है किसके पिता? हसन खां। किसके पिता? शेरशाह सूरी के पिता। कौन? हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। क्या थे? सासाराम के जमींदार थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी, कितना बड़ा नाम है, मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे शेरखां की उपाधि प्रदान की। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि शेरखां की उपाधि किसने धारण किया? तो किसने? शेरशाह सूरी ने, जिसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में जब कन्नौज और या बिलग्राम के युद्ध को कल हम लोगों ने देखा कि शेरशाह सूरी की उपाधि उस युद्ध में वो ग्रहण करता है। लेकिन शेरखां की जो उपाधि उसे दी गई थी, किसके द्वारा दी गई? मोहम्मद बहार खां लोहानी के अनुसार। किसके द्वारा दी गई? तो मोहम्मद बहार खां लोहानी के द्वारा इसे शेरखां की उपाधि दी गई। फिर अगला पॉइंट है कि शेरशाह बिलग्राम, कौन सा? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हम इसे कहते हैं। दो नामों से जाना जाता है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। अगर आपने कल की वीडियो को देखा होगा तो आपको ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कल की वीडियो में हम लोगों ने इन्हीं सब बिंदुओं पे चर्चा किया था। तो आज इन बिंदुओं पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वही महत्वपूर्ण बिंदु को हमने उठाया है जो कि आज के वीडियो में मेंशन करना ज़रूरी था। तो देखिए बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है? शेरशाह सूरी बैठता है। कब? 1540 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद? तो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद। किसको हराकर? हुमायूं को हराकर। इसी युद्ध के बाद हुमायूं कहाँ चला जाता है? सिंध चला जाता है। दिल्ली और आगरा को छोड़कर सिंध चला जाता है। फिर अगला पॉइंट है शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। तो 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। कहाँ का किला जीतने जाता है? तो कालिंजर का किला जीतने के क्रम में इसकी मृत्यु होती है। कैसे होती है ये देखते हैं आगे। तो देखिए मृत्यु के समय वह आग्नेय अस्त्र चला रहा था। कौन सा? आग्नेय अस्त्र चला रहा था।
जिसके कारण वो वापस दीवारों से टकराकर वापस आके उसी के ऊपर एक तरह से हमला कर देता है, तो और इसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय कालिंजर का शासक कौन था? तो ये देखिए, तो उस समय जिस समय शेरशाह सूरी ने 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले पे आक्रमण करता है, उस समय कालिंजर के किले का शासक जो था कीरत सिंह था। कौन था? कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। तो ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? सासाराम में है। कहाँ पे? सासाराम में है। आइए अब हम लोग देखते हैं शेरशाह सूरी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को कि शेरशाह सूरी ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किया। तो पहला महत्वपूर्ण कार्य उसका बनता है रोहतासगढ़ किला। कौन सा? रोहतासगढ़ किला। किला एक कुहना जो कि दिल्ली में है नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। अगला पॉइंट है कि शेरशाह ने भूमि मापन के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि सिकंदरी गज का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया। किसके लिए किया? तो भूमि मापन के लिए किया। कितने अंक इस पे अंकित थे? तो 32 अंक वाला एक सिकंदरी गज था। अगला पॉइंट है कि शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर की स्थापना की। तो शेरसूर नामक नगर की स्थापना कौन करता है? शेरशाह सूरी करता है। कौन? शेरशाह सूरी करता है। अगला पॉइंट है कि शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा, कौन सी? कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत करता है। अगला पॉइंट, शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित करता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि पाटलिपुत्र का नामकरण किसने पटना रखा? पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने किया? तो किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कौन करवाता है? शेरशाह सूरी करवाता है। अगला पॉइंट, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। तो ये क्वेश्चन तो बनता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के समकालीन थे? किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के। किसके? शेरशाह सूरी के। अगर दोस्तों आपको लग रहा है ना कि सच में मेहनत की जा रही है, अगर आपको वीडियो जो दी जा रही है इसमें महत्वपूर्ण पॉइंटों को ही मेंशन किया गया है, सच में मेहनत की जा रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब परिवार का सदस्य बनिए और आप भी मेहनत करने का संकल्प लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्त बहुत मेहनत लगती है। आप तो देख ही रहे हैं कि मेहनत को, अगर आप किसी दूसरे की मेहनत को पहचानते होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मेहनत सच में की जा रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच में शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि वीडियो कैसी लगी। अगर कहीं कमी आपको समझ में आ रही तो भी बताइए कमेंट करके, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस कमी को दूर करूं। अगला पॉइंट है कि डाक प्रथा की शुरुआत शेरशाह द्वारा किया जाता है। तो देख रहे हैं लगातार शेरशाह सूरी ने लगभग 5 वर्ष तक, क्योंकि उसकी मृत्यु 45 में हो जाती है और 40 में क्या होता है, वो एक तरह से अपना सूरी वंश की स्थापना करता है। तो लगभग इन 5 वर्षों में वो कितना काम कर देता है। तो ये कुशल शासक के रूप में हम इसे जान सकते हैं। अगला है कि सूरवंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर शाह था। कौन था? सिकंदर शाह था। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हुमायूं ने 1555 ईस्वी में सिकंदर शाह को सरहिंद के युद्ध में पराजित कर दिल्ली पे
फिर से मुगल वंश की स्थापना करता है। लेकिन संयोगवश वो 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? बाबर बनता है। तो कल हम लोग बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास का अंतिम पॉइंट है कि जिसे सरहिंद के युद्ध में कब हुआ था? 1555 ईस्वी में हुमायूं पराजित करता है और पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो पुनः दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठता है? तो हुमायूं बैठता है। तो देख रहे हैं लगातार हुमायूं का संघर्ष जारी रहता है। लगभग वो 15 वर्ष तक अपनी घुमक्कड़ जिंदगी को जीता है, लेकिन फिर भी वो हौसले को नहीं खोता है। लगातार अपने निशाने, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और मौका पाते ही, जैसे ही सूर्यवंश का शासक कमज़ोर होता है, मौका मिलते ही वो फिर से आक्रमण कर देता है और एक तरह से विजयी होता है। फिर से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो इसके बाद कुशल शासक, हुमायूं के बाद एक कुशल शासक के रूप में जिसे हम जानते हैं अकबर को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बार बार अकबर से संबंधित क्वेश्चन छपता है। तो कल की वीडियो में हम लोग अकबर से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और हमारे इस यूट्यूब परिवार का आप एक सदस्य बनिए। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस यूट्यूब परिवार का सदस्य बनकर इस यूट्यूब परिवार को आगे ले जाने में आप अग्रसर भूमिका निभाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।